that you not know and what to do in this drop year in this ना तो आपके जो आने वाले 50 साल होंगे पूरे मिजरी बनेगी या वन मोर चांस तभी ये सफल हो पाएगा। आपको कंसेप्ट आता है, बस जो डिफरेंस ये है इस हेलो एवरीवन, आई होप all of you will be fine. Myself, Umar Ahmed Ganai, currently third year MBBS student. Today we are discussing how one drop year can change your completely life in this video. So this topic will be very interesting. So how 1 year can change your life? In this video I will tell you, all of you are aware that the syllabus for NEET is fixed, and all of you know what are the sources for NEET. NCERT is important. All of you know the question pattern is fixed. So what are the things that you not know and what to do in this drop year? In this video I will tell you complete routine how to follow this year so that you can select in NEET 2027. There may be lot of reasons for your drop year. The reasons may be low confidence, poor marks, no routine, compare yourself with others, या fear of failure. Now the phase second of your one drop year journey starts, and the phase is the decision making. डिसीजन आपके हाथ में है, इधर यू चूज योर कंफर्ट जोन और इधर यू चूज वन मोर चांस। डिसीजन आपके हाथों में है, आप क्या पसंद करना चाहते हो। अगर आप इस टाइम कंफर्ट जोन पसंद करना चाहते हो, बिस्तर में लेट के रील्स को स्क्रॉल करना, तो आपके जो आने वाले 50 साल होंगे पूरे मिजरी बनेगी। या आप अभी वन मोर चांस प्रेफर करना चाहते हो, तो जो आपके नेक्स्ट 50 साल जिंदगी होगी वो फिर फ्रीडम ही होगी, सारा कुछ फ्रीडम आपको मिलेगा। तो डिसीजन आपको अपने हाथों में है, और ये फेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन के बजाय आप वन मोर चांस प्रेफर करोगे तो जो आपके सभी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। यानी फ़ोन का यूज़ कम करना होगा, सारी कुछ चीज़ों को कम करना होगा, तभी आपका ये जो डिसीजन आप इस समय ले रहे हो वन मोर चांस, तभी ये सफल हो पाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फेज 3 ऑफ योर वन ड्रॉप ईयर, एंड दिस फेज is the most hardest phase in your one drop year journey. क्योंकि इस फेज में क्या होगा, आपके फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होगे, आप अपने कमरे में पढ़ रहे होगे, लेक्चर देख रहे होगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। सेल्फ डाउट आएंगे जब आपको टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, या आप जो सोच रहे होगे वो नहीं होगा, तो आपको सेल्फ डाउट आएगी। और जो आपको सबसे बड़ा तकलीफ आएगा इस फेज 3 में वो है लोनलीनेस, क्योंकि जो आपके सभी फ्रेंड होंगे वो कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, आप अपने कमरे में बैठ के लेक्चर देख रहे होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, एनसीईआरटी को पढ़ रहे होगे, तो आप लोनलीनेस फील करोगे। और फिर इसके बाद रिपीट सेम सिलेबस, वो बोरिंग लगता है। जब हम एक ही सिलेबस को बार बार पढ़ते हैं, और जब खास बात यह है कि जब कोई चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं, फिर जब उस चीज़ में हम सफल नहीं होते ना, तो फिर मन अंदर से उस चीज़ को पढ़ने को नहीं करता है, या वो चीज़ होता है, वो चीज़ आपके साथ हो जाएगा। और ये जो फेज है ये सबसे हार्डेस्ट फेज है आपके इस वन ड्रॉप ईयर जर्नी में। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्चुअल स्ट्रेटजी। इधर you will follow online lectures
or self-study. If you have already followed online lectures in NEET 2026, then in NEET 2027 you will follow online lectures or self-study. Which one is better for you? How to make physics strong, how to make chemistry strong, how to revise bio, if you have already read it. तो अब हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले ऑनलाइन लेक्चर दिए हैं तो अब आपको कोई ऑनलाइन लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही ऑनलाइन लेक्चर दिए हैं, आपको कंसेप्ट आता है। बस जो डिफरेंस ये है, इस साल आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको स्ट्रांग करना है। वही जो वीकनेस है आपकी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं किया, क्योंकि आपने हर कोई लेक्चर फॉलो किया है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो किया था नीट 2026 में। अब उनको नीट 2027 में कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपको आता है। जो मेन डिफरेंस आती हैं आपकी वो है, या तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं की है, या तो आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया है। तो इस साल जो मेन फोकस आपका रहेगा वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रहेगा और रिवीजन पर रहेगा। अब फिजिक्स को कैसे स्ट्रांग करना है? फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस को जितना आप कर सकते हो मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो ये स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी आपका कंसेप्ट वीक है फिजिक्स में उसको स्ट्रांग करना है। अगर पूरी तरीके से वो कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो उस लेक्चर उस कंसेप्ट के देखने, अगर चैप्टर पूरा आपको नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है चैप्टर का, तो उसके आपको कंप्लीट लेक्चर देखने हैं। उसको पहले स्ट्रांग करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आना है। जो आपने अच्छे से पढ़ा है या वो आपको नहीं आता है तो उसमें जो वीकनेस है वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से फॉलो नहीं की है, वहाँ पर आपको वीकनेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो उतनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में आपको पता है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम मानकर चले गए 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गए, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जो 2-3 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं, कभी एसरेशन रीजन आते हैं या कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिनकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि इनमें जो आता है वो सारा एनसीईआरटी से आता है। अगर आप नीट का कोई भी पेपर उठा कर देखोगे तो जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर हम मानकर चलेंगे इन 2 से हमारे पास 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझ के पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। तो वो काम आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी के बाहर इसमें कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी को एक एक लाइन को
समझ कर पढ़ना है, 10-10 बार पढ़ना है, 50-50 बार पढ़ना है, एक एक लाइन को छूटनी नहीं चाहिए कोई भी लाइन। उसके बाद हम बायो की बात करेंगे। तो बायो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको भी पता है, वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क जो आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को अगर आपने एक बार पढ़ा भी है तो इसको बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने, जब आप एक चैप्टर को करोगे फिर उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको फिर पता चलेगा जो चैप्टर आपने पढ़ा है क्या उसमें आपको आता है, क्या उसमें आपको नहीं आता है। जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करोगे, जब आप एक चैप्टर कंप्लीटली उसको कंप्लीट करोगे तो फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। उससे आपको पता चलेगा आपका रिटेंशन क्या रहा है, क्या चीज़ें आपको याद नहीं रही हैं, तो वो आपको वहाँ से पता चलेगा। तो जो बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को 50-50 बार पढ़ना है। एक एक लाइन छूटनी, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। एक एक लाइन को 50-50 बार पढ़ना है अगर नीट 2027 में सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि बायो में आपको हाफ पेपर जो आता है वो बायो से आता है, 360 मार्क्स। अगर आपके 360 आउट ऑफ 360 आ गए तो फिर उसके बाद अगर इन दोनों में फिर आते हैं 360, तो यहाँ से आपको 360 करने ही करने। अगर आपको नीट 2027 में सिलेक्ट होना है तो जो इनमें काम करना है वो एनसीईआरटी को एक एक लाइन को 50-50 बार पढ़ना है, और वो भी समझ के पढ़ना है। फिर उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट कितने इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी हम काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी क्रिकेटर देखोगे, जब वो नेट्स में जम के प्रैक्टिस करता है तभी वो पिच पर अच्छा खेलता है, मैच में अच्छा खेलता है। जो भी आप बेस्ट बैट्समैन देखते हो वर्ल्ड में, वो नेट्स में इतनी प्रैक्टिस करता है तभी वो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो इसीलिए टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टेस्ट एक किस्म की प्रैक्टिस है। जब आप कंटिन्यू टेस्ट दोगे तो टेस्ट से आपको सीख मिलेगी। फिर जो आपका एक्चुअल मैच होने वाला है वो फिर नीट 2027, तो उसमें फिर आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जब आप प्रैक्टिस में अच्छा करोगे तो फिर मैच में भी अच्छा हो जाएगा। तो टेस्ट एक किस्म की प्रैक्टिस है। तो अब आपको इस टाइम जो टेस्ट फॉलो करने हैं वो आपको अब ये नहीं करना है कि जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर से हम टेस्ट देंगे। वो गलती यहाँ पर आपको फिर से नहीं करनी है। तो आपको एक वीक के बाद एक एक टेस्ट देना है। जो भी चैप्टर आप करोगे कंप्लीट एक वीक में, उनका आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट आपके लिए एक किस्म की प्रैक्टिस है। फिर यहाँ से क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस करनी है। क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं फिर हम प्रैक्टिस में से गलतियाँ निकालते हैं, कहाँ से गलती हुई, फिर उस गलती पर काम करना है। नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब आप साल भर टेस्ट एनालिसिस करोगे, एक वीक में फिर आप टेस्ट दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस फाइनल में हो जाएगी, यानी नीट 2027 में वो बेटर हो जाएगी। आप होल्ड कराओगे नीट 2027। तो टेस्ट आपको आज से ही देने हैं। एक वीक में एक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद टेस्ट एनालिसिस। इस वीक में आपको टेस्ट में क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे एक वीक में खुद से उनके टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। ये फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ऑनलाइन देना चाहते हो कि
ऑफलाइन, तो डिसीजन फिर आपके हाथ में। तो ये रहा कंप्लीट रूटीन आपका 1 ड्रॉप ईयर जर्नी में। क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या हार्डशिप्स इस जर्नी में आपको आएगी, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।